जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। पूरे जोर शोर के साथ हम आपके साथ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने उपस्थित हैं और लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, आपको भी प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, हमको भी मेहनत करने में और ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ आपके लिए एक कोट आज लिखा है, ठीक है, एक कोट आपके लिए आज लिखा है जो इस प्रकार है। बैठ कर यूं हताश तू बेकार क्यों सोचता है, रास्तों में पड़े कांटों को बेकार क्यों देखता है, मंजिल सामने इंतजार में है तेरे, कर मेहनत बदल कांटों को फूलों में, फिर देख तेरे जीवन में आगे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो मेहनत करके अपनी सारी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। बस मेहनत ही वो उपाय है या मेहनत ही वो जरिया है जिसको लेकर के आप अपने मंजिल को पा सकते हो। इसी ऊर्जावान कोट के साथ हम आपके सामने पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे। तो भगवत गीता का जो पहले तो भगवत गीता लिखी किसने थी, तो व्यास जी महाराज ने भगवत गीता के रचयिता माने जाते हैं। वहीं अगर मैं अंग्रेजी में अनुवाद की बात करूं तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। विलियम विल्किंस ने क्या करा था, अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था, ठीक है। वहीं अगर मैं मोहम्मद मेहरू अल्ताफ की बात करूं तो इन्होंने इस भगवत गीता का उर्दू में अनुवाद किया था। किसमें, तो उर्दू में अनुवाद करने वाले कौन थे, तो आपके मोहम्मद मेहरू अल्ताफ थे। वहीं अगर मैं नोविकोव की बात करूं तो इन्होंने रसियन में यानी कि रसिया में क्या किया था, यानी कि रसिया में अनुवाद किया था, ठीक है। रसिया भाषा में किसका अनुवाद किया था, तो आपका भगवत गीता का। वहीं अगर मैं अल फतेह कमांडो की बात करूंगा तो अरबी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। तो अरबी में अनुवाद करने वाले कौन थे, तो आपके अल फतेह कमांडो, ठीक है। अल फतेह कमांडो ने अरबी में भगवत गीता का अनुवाद किया। विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया। वहीं मोहम्मद मेहरू अल्ताफ ने उर्दू में और नोविकोव ने आपका रसिया में अनुवाद किया, ठीक है। रशियन भाषा में आपका भगवत गीता का अनुवाद किया। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कोलायत मेला, कौन सा मेला, कोलायत मेला किस राज्य में आयोजित होता है या किस राज्य में आयोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजस्थान में आपका कोलायत मेला लगता है। वहीं अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा में आपका बहुत ही फेमस मेला है जिसका नाम है कार्निवाल महोत्सव। कौन सा है, तो कार्निवाल महोत्सव आपका कहां मनाया जाता है, तो गोवा में, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो पुर्तगालियों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये कब मनाया जाता है, तो आपका मार्च महीने में आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो कार्निवाल महोत्सव कहां मनाया जाता है, गोवा में, और पुर्तगालियों के द्वारा इसकी शुरुआत होती है और मार्च के महीने में यह मनाया जाता है। वहीं अगर बिहार की बात करूं तो सोनपुर का पशु मेला है, सोनपुर का पशु मेला है, ये कहां पर लगता है, आपका बिहार में लगता है। और कहां पर लगता है, तो गंगा और गंडक के संगम पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं अगर गुजरात की बात करूं तो तरणेतर मेला आपका कहां पर लगता है, तो आपका गुजरात में लगता है, ठीक है। तो तरणेतर मेला कहां पर हो जाएगा, आपका गुजरात में। राजस्थान में लोकायत मेला, कार्निवाल महोत्सव गोवा में, बिहार में आपका सोनपुर का पशु मेला और तरणेतर मेला आपका गुजरात में आयोजित किया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओलंपिक ध्वज में महाद्वीप और उसके रंग से सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है कि ओलंपिक ध्वज में कितने आपके रिंग हैं या कितने छल्ले हैं, तो आपके 5 छल्ले हैं। और ये 5 छल्ले आपके 5 महाद्वीपों को आपके 6 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो जो काला छल्ला जो होता है वो आपका अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, किसको, अफ्रीका को। वहीं अगर मैं एशिया की बात करता हूं तो जो पीला वाला छल्ला है वो आपका एशिया को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एशिया को। वहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं
तो आपका जो हरा वाला है वो आपका ऑस्ट्रेलिया को आपका रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, वहीं अगर मैं लाल की बात करता हूं तो जो आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका है, ये वाला जो छल्ला है वो आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं नीले की बात करूं, जो नीला छल्ला होता है वो आपका यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? यूरोप को। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है या ये एक सफेद सादा उस पर, और ये आपके छल्ले बने होते हैं। ठीक है, तो ये ओलंपिक जो होता है उसके 5 छल्ले हैं और ये सभी महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है यूरोप। तो यूरोप का छल्ला कैसा है? यूरोप का जो छल्ला दिया हुआ है वो है नीला। ठीक है, अगर मैं लाल की बात करूं तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर वैदिक काल में प्रचलित आश्रम व्यवस्था में से एक नहीं है। तो जो आश्रम व्यवस्था आपकी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है उसमें से कौन सा आपका आश्रम नहीं है? ठीक है, तो आपको बता दें कि जो मनुष्य की आयु थी वो कितने वर्ष मानी थी, यानी कि 100 वर्ष की आयु मान करके इस काल में मनुष्य चला था। तो वहीं आपके 4 आश्रम व्यवस्था इसमें बताए गए। तो पहला जो आश्रम है वो होता है आपका ब्रह्मचर्य, जिसमें आपको अपनी सारी जो आपकी कह सकते हो शिक्षा है वो पूर्ण करनी होती थी, और इस आश्रम की जो उम्र थी वो आपकी 1 से लेकर के 25 वर्ष इस आश्रम की उम्र बताई जाती थी। वहीं दूसरा आश्रम होता था आपका गृहस्थ। क्या होता था? गृहस्थ, जहां आपको गृहस्थी बसा करके भगवान का भजन करना होता था। यह आश्रम जो व्यवस्था थी वो आपकी 25 से 50 वर्ष की होती थी। ठीक है, तीसरी होती थी आपकी वानप्रस्थ। क्या होती थी? तो वानप्रस्थ व्यवस्था में आपका यह होता था जो 50 से 75 वर्ष के मध्य होती थी। तो इसमें वानप्रस्थ में यह होता था कि आपको रहना तो घर पर ही है, लेकिन धीरे धीरे सभी गृहस्थियों को छोड़ना है, घर पर ही रह करके और अपना भजन करना है। ठीक है, यानी कि भगवान की भक्ति करनी है। वहीं आपका चौथा हो जाता था सन्यास। चौथा कौन सा होता था? तो आपका सन्यास, जो उम्र थी 75 से लेकर के 100 वर्ष के मध्य थी, यानी कि 75 से लेकर के 100 वर्ष तक। और सन्यास में आपको पूर्ण त्याग करना होता था, चाहे गृहस्थी हो चाहे कुछ भी हो, घर को छोड़ करके आपको जंगल में मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकलना होता था। तो ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित आपके 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य जिसकी उम्र 1 से 25 वर्ष थी, गृहस्थ 25 से 50 थी, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, और सन्यास आपकी 75 से 100 वर्ष। ठीक है, तो ये आपके आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युद्ध वर्ष से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युद्ध है जो उसके वर्ष के लिखे हुए हैं सामने उससे सुमेलित नहीं है? अगर मैं बेदरा के युद्ध की बात करूं तो ये 1759 में आपके एक साइड में तो आपके अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे, और एक साइड में आपके डच थे। ठीक है, तो अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था? तो डचों के मध्य, और डचों को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। हार किसकी हुई थी? तो डचों की हुई थी। ठीक है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। बिल्कुल सही है। वहीं अगर बांडीवास की आप बात करूं तो एक साइड तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इस युद्ध में किसको हराया था? तो फ्रांसीसियों को इस युद्ध में इन्होंने हराया था। ठीक है, तो फ्रांसीसियों को इस युद्ध में हराया था। हार किसकी हुई थी? तो फ्रांसीसियों की हुई थी। कब हुई थी? बांडीवास के युद्ध में, जो 1760 में हुआ था। वहीं अगर बक्सर की बात करूं तो ये बक्सर का जो युद्ध है आपका, अंग्रेज एक तरफ सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, और एक तरफ भारत की 3 गुट थे जो संयुक्त सेना थी। एक तो बंगाल की सेना थी, यानी कि बंगाल का नवाब था, एक अवध का नवाब था। ठीक है, आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम था, वहीं अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था। ठीक है, वहीं एक तरफ मुगल थे, एक तरफ मुगल था शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के द्वारा, जो अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो, इसके द्वारा इनको हरा दिया गया, और यही अंग्रेजों की वास्तविक विजय मानी जाती है भारत में। ठीक है, तो इन तीनों को क्या मिला था? इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर प्लासी के युद्ध की बात करूं तो प्लासी का युद्ध 1765 में न होकर के 1757 में होता है, और ये एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, षड्यंत्र था, और ये हुआ किस किस के मध्य था? तो एक साइड में तो आपके अंग्रेज थे, और अंग्रेज का जो सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? तो रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ था आपका
दूसरी तरफ था आपका बंगाल का नवाब जिसका नाम सिराजुद्दौला था। क्या नाम था? तो सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला की इस युद्ध में क्या हुई थी? तो इसकी हार हुई थी, यानी कि इसको मौत के घाट उतार दिया गया था, है ना। तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन में याद रखोगे। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य होता है। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और आपके फ्रांसीसियों के मध्य होता है। वहीं आपका बक्सर का युद्ध 1764 में आपके अंग्रेज और आपके 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया था? ठीक है, तो देखो ये जो नारा दिया गया था, ये नारा आपका 1916 में एक अधिवेशन हुआ था जिसको आप लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता की बात करूंगा तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, AC मजूमदार ने इस अधिवेशन की क्या की थी? आपकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में आपको पता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक है, इसी में आपके कांग्रेस के जो गरम और नरम दल थे वो आपके दोनों मिले थे। ठीक है, इसी आपके अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल जो आपके दोनों मिले थे। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में जो तिलक जी थे उन्होंने क्या दिया था? आपका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसके द्वारा दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस नारे को दिया गया। कब दिया गया? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आपको बता दें कि ये जो आपका अधिवेशन था, या अधिवेशन में जो समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, या ऐसे कह सकते हो कि लखनऊ समझौता जो हुआ था उसका किसने विरोध किया था? आपका मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था? तो विरोध किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखनऊ समझौते का विरोध निम्न में से किसने किया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला यहां से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन पर स्टार लगाएंगे। तो निम्न में से लखनऊ समझौते का जो आपका कह सकते हो विरोध था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। इतनी बातें क्वेश्चन में आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन, आपको बता दें कि जो 52वां संविधान संशोधन है वो आपका कब हुआ था? तो 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, इसके द्वारा भारत में जो आपका संविधान है उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस अनुसूची में जो प्रावधान थे वो आपके क्या थे? दल बदल विरोधी प्रावधान, दल बदल विरोधी प्रावधान इसमें आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर नवीं अनुसूची की बात करूं तो नवीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में इसको जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार कानूनों को डाला गया। तो इसमें क्या डले हुए हैं? तो भूमि सुधार कानून इसमें आपके डले हुए हैं। वहीं अगर 10वीं की बात करूं तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा और 1985 में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में। और दल बदल से संबंधित इसमें बातें कही गई हैं। वहीं अगर 11 की बात करूं, जो आपकी अनुसूची 11 है, ये आपकी 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में ये जोड़ी गई। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था, 1993 में इसको जोड़ा गया और ये पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से संबंधित है और इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय आरक्षित हैं। कितने विषय? 29 विषय पंचायतों के लिए इसमें आरक्षित है। वहीं अगर 12वीं अनुसूची की बात करूं तो 12वीं अनुसूची जो है आपकी कब जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा आपकी इसको जोड़ा गया और ये आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, और इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय आरक्षित हैं। कितने विषय? 18 विषय आरक्षित हैं। आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में
आया होगा। और इस जो चीज यहां पर लिखी हुई है उसको नोट डाउन करते चलना, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। हर परीक्षा के लिए, ठीक है, जो वनडे एग्जाम होते हैं हर परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां जीके जीएस आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान में वर्णित सत्ता का उद्देश्य नहीं है? तो सत्ता का उद्देश्य नहीं है, सत्ता का उद्देश्य नहीं है तो आपका क्या नहीं है उद्देश्य? सत्ता क्या मतलब अपना उद्देश्य की प्राप्ति चाहती है तो न्याय सभी को देना चाहती है। आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय है। पहला क्या है आपका? तो पहला है आपका सामाजिक न्याय, ठीक है। दूसरा है आपका राजनैतिक न्याय, दूसरा क्या है आपका? राजनैतिक न्याय। और तीसरा है आपका आर्थिक न्याय। कौन सा? आर्थिक न्याय, ठीक है। तो ये 3 तरह के न्याय आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर स्वतंत्रता की बात करूं तो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। पहली है आपकी विचार की, पहली है आपकी विचार की, ठीक है। दूसरी है आपकी अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति, ठीक है। तीसरी है आपकी धर्म की, ठीक है। चौथी है आपकी उपासना की, ठीक है। चौथी आपकी उपासना की और पांचवी आपकी विश्वास की, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिल जाती हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, ठीक है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है, उद्देश्य है, ये तीनों है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, लेकिन जनता इसका उद्देश्य नहीं। अरे जनता तो भारतीय संविधान का स्रोत है। क्या है? स्रोत है, जहां से भारतीय संविधान मतलब बना है ना। तो जनता, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है तो हम ही तो स्रोत हो गए। तो इस भारतीय संविधान का या उद्देश्य का स्रोत क्या है? तो जनता है। उद्देश्य क्या है? न्याय देना, स्वतंत्रता देना और समानता देना। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया था कि किण्वन की क्रिया जीवाणु के द्वारा संपन्न होती है? Who among the following was the first to say that the process of fermentation is carried out by bacteria? किसने बताया था फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो बैक्टीरियाज के द्वारा होती है? तो ये बताया था आपका लुई पाश्चर ने। तो पहला इसका सही ऑप्शन होने वाला है ए, यानी कि लुई पाश्चर के द्वारा इसको बताया गया। ल्यूवेन हॉक की बात करूं तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। किसकी? तो जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई। वहीं वॉटसन और क्रिक की बात करूं तो वॉटसन और क्रिक ने तो क्या दिया था? इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपका ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल आपका वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। वहीं अगर विलियम हार्वे की बात करूं तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज थी वो किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी विलियम हार्वे के द्वारा, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा था विलियम हार्वे ने। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से समसूत्री कोशिका विभाजन के किस चरण में डीएनए का हस्तांतरण होता है? तो डीएनए का हस्तांतरण आपको पहले यह समझना है कि जो आपका समसूत्री कोशिका विभाजन है वो कितने चरणों में होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन ये आपका 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में, ठीक है। जो पहला होता है उसको कहते हो आप इंटरफेज, और इसी फेज में आपका डीएनए का हस्तांतरण होता है। दूसरा होता है आपका प्रोफेज, दूसरा होता है प्रोफेज। तीसरा होता है आपका मेटाफेज, तीसरा होता है आपका मेटाफेज। चौथा होता है आपका एनाफेज, चौथा होता है आपका एनाफेज। और पांचवा होता है आपका टीलोफेज। क्या होता है? टीलोफेज। ये सबसे लास्ट का फेज होता है। और इन्हीं 5 चरणों में आपकी समसूत्री कोशिका विभाजन संपन्न हो जाता है और नई कोशिका आपकी एक कोशिका से 2 नई कोशिका जन्म ले लेती है, ठीक है। तो आपका इंटरफेज में ही डीएनए का हस्तांतरण हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, ठीक है।
तो यहां कहीं आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका क्या है, इंटरफेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होने वाला है, आपका इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेज हो जाएगा, इंटरफेस के बाद आपका प्रोफेज आता है, प्रोफेज के बाद आपका मेटाफेज आता है, यानी कि ये दूसरे नंबर पर, मेटाफेज तीसरे नंबर पर, एनाफेज चौथे नंबर पर और टीलोफेज आपके पांचवें नंबर पर, और पहले नंबर पर क्या आता है आपका इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेज में ही आपका डीएनए का स्थानांतरण होता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका आयतन और आकार निश्चित होता है। तो आयतन और आकार निश्चित होता है आपका ठोस का, ठीक है, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। वहीं द्रव की बात करूं तो इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, तो आकार निश्चित नहीं होता है। वहीं गैस की बात करूं तो इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, और अगर आकार की बात करूं तो आकार भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। वहीं द्रव की बात करूं तो आपका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन ना ही निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो डेल्टा नहीं बनाती है, यह बताना है आपको। डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी नहीं करती है। आपको बता दें कि जो नदी आपकी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, जो नदी आपकी अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये आपकी क्या है, तो ये आपकी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। क्या आएगी, बंगाल की खाड़ी, और इधर हो जाएगा आपका अरब सागर, ये इधर हो जाएगा आपका अरब सागर, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं, ये वाले हिस्से में अगर जो नदी गिरेगी तो वो आपका क्या बनाएगी, वो आपका ज्वार नदमुख बनाएगी, ज्वार नदमुख बनाएगी, जिसको आप एस्चुरी के नाम से जानते हो। क्या बनाएगी, ये एस्चुरी बनाएगी, ठीक है। और जो नदी इधर गिरेगी तो वो क्या बनाएगी, वो आपका डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो नर्मदा है वो किधर गिरती है, यानी कि अरब सागर में, ठीक है। तो कहां से चलती है, ये चलती है आपकी इस तरीके से, यानी कि अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है, तो अमरकंटक पठार से, ठीक है, अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है, और ये भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम दिशा की ओर जाती है। पश्चिमवर्ती नदी इसको कहते हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए आपका अरब सागर में ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपकी नर्मदा हो जाएगी। गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी जो है वो आपकी कहां से, आपका त्रंबकम पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो नासिक के पास महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक है। और ये अपना जल जो गिराती है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर मैं यहां से त्रंबकम पहाड़ी मान लूं तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और यहीं से आपकी महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहां से हो जाएगा, तो महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम हो जाता है। और ये दोनों नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में किसका निर्माण करती हैं, जिसको आप केजी डेल्टा के नाम से जानते हो, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। वहीं अगर गंगा की बात करूं तो गंगोत्री नदमुख से इसका निर्माण होता है, और ये आपकी देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी दो संयुक्त धारा मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं आगे चल करके, ठीक है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ताप पर गेहूं उगने की आदर्श दशाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री से लेकर के ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं आपका ये 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं ये आपका 15 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, ठीक है। तो गेहूं उगने की आदर्श दशा मानी जाती है आपकी 10 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। गेहूं के साथ साथ ये आदर्श दशाएं आपकी जौ की भी हैं। वहीं अगर 20 से 25 की बात करूं तो आपका जो चावल होते हैं या धान होते हैं, ठीक है, इनके उगने की आदर्श दशा आपकी 20 से 25 है। वहीं अगर 15 से 25 की बात करूं तो ये आदर्श दशा जो मानी जाती है ये मक्का के उगने की मानी जाती है। जौ और गेहूं के उगने की आदर्श दशा सेम होती है, जो 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के मध्य इनका तापमान होना चाहिए, ठीक है। वहीं चावल का 20 से लेकर के 25 डिग्री के मध्य तापमान होना चाहिए, मक्का का 15 से लेकर के 25 डिग्री के मध्य तापमान होना चाहिए। ये आदर्श दशाएं होती हैं इनके उगने की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये है आपका नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है नई दिल्ली। ठीक है, वही देहरादून की बात करूं तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका पड़ेगा कहां पर, तो देहरादून में। ठीक है, और इसी के साथ इंडियन इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये भी आपका कहां पर पड़ता है, देहरादून में। ठीक है, वही करनाल की बात करूं तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा यहां पर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपका पड़ता है कहां पर, करनाल में। वही शिमला की बात करूं तो केंद्रीय केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका पड़ेगा शिमला में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका पड़ता है शिमला में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये आपका देहरादून में, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, शिमला में आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। इतनी बातें क्वेश्चन में आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन खेल से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, भावना पटेल जो आपको पता है कि टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार आपके ऊंची कूद के हैं, और देवेंद्र झांझड़िया आपके भाला फेंकते हैं, और सुमित अंतिल ये आपके बैडमिंटन नहीं क्या करते हैं, ये आपके भाला फेंकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बैडमिंटन की बात करता हूं तो प्रमोद भगत, कौन, प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत ये आपके क्या करते हैं, आपके ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, और ये सभी खिलाड़ी क्या हैं, ये सभी खिलाड़ी आपके एक मतलब कह सकते हो दिव्यांग हैं। ठीक है, तो दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये सभी। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस शाखा के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन, कैंसर का अध्ययन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आप कैंसर का अध्ययन करते हो। वहीं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये आपका ज्योतिष विज्ञान हो जाता है, ये आपका ज्योतिष विज्ञान हो जाता है। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान को आप एस्ट्रोलॉजी कहते हो। वहीं अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो मानव विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव विकास का अध्ययन। ठीक है, तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो मानव की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, मानव की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन आपका एनाटॉमी में किया जाता है, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। ठीक है, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। और मुझे पता है कि आप वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और ना ही वीडियो को लाइक किया है, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें पता लगे, ठीक है, कि हमारी मेहनत कहां तक जा रही है और क्या हम मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सुझाव भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में से क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से झावेरी बहनों का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है, झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है मणिपुरी। अगर मैं झावेरी बहनों की बात करूं तो ये 4 हैं। ठीक है, पहला नाम मिलता है आपको रंजना। ठीक है, दूसरा नाम मिलता है आपको नयना, तीसरा नाम मिलता है आपको सुदर्शना। ठीक है, और आपको रंजना, नयना, सुदर्शना, और एक नाम मिलता है आपको सुवर्णा। ठीक है, दर्शना, नयना, रंजना, और एक नाम मिलता है आपको सुवर्णा। ठीक है, तो ये 4 झावेरी बहनें हैं, यानी कि रंजना झावेरी, नयना झावेरी, दर्शना झावेरी और सुवर्णा झावेरी। तो ये किससे संबंधित है आपकी, ये संबंधित है आपकी मणिपुरी से। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या अगर भारत में देखी जाए तो कितनी है, 8 है। कथक, कथकली और सत्रिया ये भी क्या है, आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है किस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो राष्ट्रगान को भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और इसी दिन आपका राष्ट्रगीत को भी क्या करा गया था, अपनाया गया था। ठीक है, अगर मैं राष्ट्रगान की बात करूं तो इसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पर, कलकत्ता अधिवेशन में इसको 1911 के अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, और इसकी रचना की बात करूं तो इसकी रचना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं 20 जुलाई 1905 की बात करूं तो इस दिन निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय था वो किस दिन लिया गया था, 20 जुलाई 1905 को। अगर मैं 15 अगस्त
1947 की बात करूं तो भारत स्वतंत्रता दिवस इस दिन मनाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से मनाया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा सीटों से सुमेलित नहीं है? यानी कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से एक सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। वहीं बिहार की बात करूं तो बिहार में 39 ना होकर के कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। 39 की बात करता हूं तो 39 सीटें आपकी कहां पर हैं? आपकी तमिलनाडु में। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यामा किसके द्वारा रचित है? तो यामा की रचयिता कौन है? आपकी महादेवी वर्मा। यामा के साथ बड़ी फेमस है इनकी एक और कृति जिसको आप गिल्लू के नाम से जानते हो। तो गिल्लू की भी आप रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अगर मैं विज्ञानेश्वर की बात करता हूं तो इन्होंने बड़ी फेमस पुस्तक लिखी है जिसको कहते हो आप मिताक्षरा। ठीक है, तो मिताक्षरा के जो लेखक है वो आपके कौन है? मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, अलबरूनी की बात करूं तो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसने लिखी है? तो किताब उल हिंद जो है वो आपकी अलबरूनी के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, वहीं इंदिरा गांधी की बात करूं तो माई ट्रुथ नाम से बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, ये किसने लिखी है? तो ये आपकी इंदिरा गांधी के द्वारा रचित है। ठीक है, तो आज के लिए यह आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।